कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो जहां तक बात है आपात स्थिति की, तो हमारे यहां कुल 3 प्रकार के आपात की बात कही गई है। 3 आपात है जो 352, 356 और 360 में बताई गई है। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम सदैव 352 को हिट करते हैं, क्योंकि 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा है और 360 आर्थिक आपातकाल की घोषणा करता है। तो यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर का आपको विकल्प मिलेगा। तो यहां पर अगर बात 352 की हो तो उसके लिए जरूरी है कि 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर 1 माह के भीतर अनुमोदन नहीं होता है तो आपातकाल स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। यहां पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो अगर बात कार्यपालिका प्रमुख की होती है तो हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो इस हिसाब से आपका राष्ट्रपति आपकी कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सभी कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से होते हैं। तो कार्यपालिका प्रमुख के तौर पे कौन अपॉइंट होता है? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष। आप यहां पर पहुंचे तो आर्टिकल 64 की बात कर ले। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये लिया गया है बेसिकली कहां से? ये यूएसए से लिया हुआ पद है और अनुच्छेद 64 के अनुसार यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का मुखिया लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, लोकसभा द्वारा चुना जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। तो यहां का आपका राइट आंसर होगा राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, तो ये पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में ना कोई कार्य करता है और ना ही किसी प्रकार का वेतन लेता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति है और अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा किसी भी कारण से तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह बहुत लंबे समय तक नहीं, मात्र और मात्र 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। कितना? 6 माह तक। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जब आप राष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है उसकी आयु। तो हमारे संविधान में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु एक समान होनी चाहिए। वो है आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति और तीसरा आपका किसी राज्य का राज्यपाल। इन 3 लोगों की एज संविधान द्वारा बताई गई है 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ 30 वर्ष आपके राज्यसभा की आयु है। कहां की? राज्यसभा या विधान परिषद। 37 वर्ष और 40 वर्ष किसी की आयु नहीं है। क्लियर? 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा की आयु होती है। पंचायतों की बात कर ले तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले साल पे। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो इस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो नॉमिनेट करेगा। देखिए होता क्या है, आयरलैंड के संविधान से यह व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड के संविधान से हमने यह व्यवस्था कॉपी करी है। तो आयरलैंड के संविधान में यह व्यवस्था क्यों है ये जान लीजिए। आयरलैंड का संविधान यह कहता है कि अगर किसी विशेष लोगों को आपके लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लोकसभा एक जनप्रतिनिधियों का सदन है और जनता के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व यहां होना चाहिए, तो यहां पर लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6वां सवाल होगा,
भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा से अपने पद संभालेंगे? तो आपके मंत्रिमंडल की बात हो रही है, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप अनुच्छेद 75 पे चले आर्टिकल 75 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक काम करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह होती है, अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन दोनों का दोनों राष्ट्रपति देता है। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या संसद का इसमें कोई रोल नहीं होता। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो जितनी अवधि, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है और यह चक्रीय क्रम में कार्य करता है, एक सर्किल वाइज, यह कभी भी भंग होने वाला सदन नहीं है। तो यहां पर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो 2 साल, 2 साल और 2 साल का सर्किल चलता है। यहां पॉइंट हुए तो 2 साल बाद 1/3 बाहर, फिर 1/3 अंदर, फिर 2 साल बाद 1/3 बाहर, 1/3 अंदर, फिर 2 साल बाद 1/3 बाहर, 1/3 अंदर। तो ये सर्किल लगातार चलता रहता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, इसका कार्यकाल जो है कभी भी भंग नहीं होता। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? तो बात आर्टिकल 65 की है, मैंने अभी भी बताया कि अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर किन्हीं कारणों से, चाहे महाभियोग हो, चाहे वो राष्ट्रपति कार्य करने में अक्षम हो जाए, मृत्यु हो जाए या कोई भी ऐसी परिस्थिति बने, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए आपके यहां उपराष्ट्रपति का पद है और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर उसे निर्वाचन कराना होगा राष्ट्रपति के पद का, तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9वां सवाल होने वाला है, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? जी हां, जल्दी से इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, बट इतना भी कठिन नहीं है। देखिए, मैंने बताया था कि किसी भी सदन की अपनी एक हायरार्की होती है, और जब सदन का मुखिया ही रिजाइन कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में सदन के मुखिया को तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुखिया वो खुद है। इसीलिए अपने अधीनस्थ, जस्ट अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को वह रिजाइन करेगा, उसी के नाम संबोधित करके त्यागपत्र देगा। तो जब भी राष्ट्रपति करता है तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, और अध्यक्ष करेगा तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके करेगा। हां, राज्यसभा में यह व्यवस्था नहीं लागू हो सकती। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति जब भी रिजाइन करेगा तो राष्ट्रपति को संबोधित करके करेगा, तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना रिजाइन लेटर देता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? देखिए, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब पहली बार ऐसा हुआ कि वीवी गिरी साहब ने रिजाइन कर दिया और जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी, तो संसद को यह अधिकार है संविधान में कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वो कानून बना सकती है। और संसद ने कानून बनाया और यह डिसाइड किया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। और इसलिए हिदायतुल्लाह साहब भारत के एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। क्लियर? तो यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह कार्य करेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था है? तो बात संवैधानिक संस्था की बात हो रही है, तो यहां पर योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं, या वित्त आयोग। देखिए, योजना आयोग
एक कार्यकारी संस्था है जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा बनी 1950 में 15 मार्च को। राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी एक कार्यकारी संस्था है, इसका भी गठन किया गया 1952 में 1952 को। और अगर बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन संविधान द्वारा अनुच्छेद 280 में किया गया है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा जो केंद्र और राज्य के मध्य करों के विभाजन के सिद्धांतों का निर्माण करेगा और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी सिफारिशें 5 साल के लिए लागू होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सारे के सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक निकाय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये रहा। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। भाई अब तक कुल 14 वित्त आयोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, इनके सिंह इसके चेयरमैन है, और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होगी आपके 2020 से लेकर के 2025 के लिए। तो 2020 अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। लेकिन पहले वित्त आयोग की बात करें तो पहला वित्त आयोग आपका बना था 1951 में और नियोगी साहब इसके चेयरमैन थे। क्लियर? तो ये आपका 12वां सवाल रहा। नियोगी साहब इसके चेयरमैन रहे और 5 साल के लिए इसकी सिफारिशें लागू रही। ठीक, तो बेसिकली 51 से लेकर के कब तक? 55 तक। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत में 3 निधियां हैं जो वित्त का संचय करती हैं। एक आपकी है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि की व्यवस्था अनुच्छेद 266 फर्स्ट में बनाई गई है। दूसरी है सार्वजनिक लेखा। सार्वजनिक लेखा इसकी व्यवस्था बनाई गई है 266 सेकंड में। और तीसरा जो प्रश्न में है वो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की व्यवस्था बनाई गई है अनुच्छेद 267 में, और इसमें इस निधि में सदैव 500 करोड़ रुपए संरक्षित रहता है। इन दोनों निधियों से व्यय करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन आकस्मिक निधि से व्यय करने के लिए संसद की या मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसीलिए यह सदैव राष्ट्रपति के अंडर में रहती है कि जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी संकट आए तो 500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार के पास तत्कालिक रूप से अधिकार हो। तो वो किसके अंडर में रहेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति के अंडर में रहेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विधि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की बात है तो संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था आपके संविधान के अनुच्छेद 315 में की गई है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 फर्स्ट में की गई है। 316 फर्स्ट कहता है कि इसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक होती है। तो अनुच्छेद 316 के अनुसार इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल, एजी जिसे आप कहते हैं, अटॉर्नी जनरल जो भारत का विधि का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, विधि का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत सरकार के जो है सभी मुकदमों की पैरवी यही करता है। अनुच्छेद 76 में इस पद की व्यवस्था है, और अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यहां भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि भारत में किस के पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत में तीनों सेनाएं अलग अलग हैं। आपकी थल सेना, जल सेना और वायु सेना अलग अलग है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में ये तीनों सेनाएं काम करती हैं। इसीलिए तीनों सेनाओं का एक जो है आपका संवैधानिक मुखिया बनाया गया है।
तो अगर बात संवैधानिक मुखिया की है तो वो भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन अगर इसके राजनीतिक मुखिया यहां पर सर्वोच्च कमान की बात हो रही है तो सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास है। लेकिन कभी कभी प्रश्न बदलता है और पूछ दे कि राजनैतिक मुखिया कौन है, तो राजनैतिक प्रमुख आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन याद रहे, बिल्कुल बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही क्रिटिकल है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है, तीनों सेनाओं का मुखिया यही होता है, लेकिन अगर प्रश्न में राजनैतिक मुखिया शब्द जोड़ता है तब आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले की सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों आपकी अलग अलग संस्थाएं हैं और भारत में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है और इसके तहत न्यायपालिका अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, विधायिका अपना कार्य करने में स्वतंत्र है और कार्यपालिका अपना काम करने में स्वतंत्र है। लेकिन अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के उस अधिकार के तहत आती है जिसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। लेकिन यहां दोनों लोगों के प्राधिकार हैं कि भारत का राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इससे मुक्त है, बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे सलाह दे या न दे। और अगर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है कि उसकी सलाह माने या ना माने, वो भी आजाद है। क्लियर? अगला सवाल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को हो सकता है, यह उसका क्या है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के अगर अधिकारों की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के 3 प्रकार के बेसिक अधिकार हैं। एक है प्रारंभिक अधिकार, ठीक, प्रारंभिक, दूसरा है अपीली अधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री अधिकार। तो इन तीनों के अंतर्गत वो नहीं आता, ठीक, ये आता है उसके मौलिक अधिकार। अगर आप इसे कह लें कि उसका ये प्रारंभिक अधिकार है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है। तो इसका प्रारंभिक या प्रश्न के अनुसार मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? ये उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है या प्राइमरी या प्रारंभिक अधिकार है। अगला सवाल आपका, एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। बेसिकली आपके अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में 2 फार्मूले लगाए जाते हैं। एक है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या वोटिंग मेथड, और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं। प्रश्न है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहती है कि जितने भी मतदाता होंगे वो उन सभी प्रतिनिधियों को वोट देंगे जितने लोग उस चुनाव में खड़े हों। तो यहां पर उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, यही आपका राइट आंसर है। वह मतदाता व्यक्त कर सकता है, वह चाहे तो 1, 2, 3 पर भी रुक सकता है, लेकिन वह चाहे तो जितने लोग 10 लोग खड़े हों तो 10 को अपने वरीयता क्रम में वोट देगा। तो यहां पर एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का मतलब है वरीयता क्रम में मतदान करना। क्लियर? अगले और आखिरी सवाल पे चलते हैं हम लोग, जो इस सेशन का आखिरी सवाल है 20वां। वो है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध चुना गया। तो एक ही व्यक्ति चुना गया है अब तक, और उनका चुनाव हुआ है 1977 में, ठीक। उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो एन नीलम संजीव रेड्डी साहब 1977 में चुने गए। 25 जुलाई 1977 को इनका चुनाव हुआ और इन्होंने 1982 5 साल तक कार्य किया। तो एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो अब तक निर्विरोध चुने गए हैं, वो है नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। और कैसा लगा आज का सेशन आपका?